अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी एक्चुअली जो ये वर्ड है ये 3 ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है पैलियोस, जिसका मतलब होता है एंशियंट आर ओल्ड, बहुत ज़्यादा पुराने, बहुत ज़्यादा कदीम। उससे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ओंटोस, जिसका मतलब होता है क्रिएचर या फिर लिविंग बींग, मीन के मखलूक या फिर जानदार। थर्ड वर्ड हमारे पास है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो ये 3 वर्ड पैलियोस, ओंटोस और लोगोस, इनके मिलने से हमारे पास बना है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम जो एंशियंट लिविंग बींग्स हैं, इनके पुराने जो जानदार हैं जो कि इस दुनिया के ऊपर तकरीबन आज से लाखों करोड़ों साल पहले पाए जाते थे, उनको स्टडी करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पुराने जानदार इनके आज से जो लाखों करोड़ों साल पहले इस दुनिया के ऊपर पाए जाते थे, आज के दौर में वो नहीं पाए जाते। एक्चुअली उनके फोसल्स पाए जाते हैं, उनके रिमेन्स पाए जाते हैं, उनके बाकियात पाए जाते हैं, जिनको हम फोसल्स कहते हैं। तो इस वजह से पैलियोंटोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम क्या स्टडी करते हैं, फोसल्स को स्टडी करते हैं, इनके पुराने जानदारों के बाकियात को स्टडी करते हैं। अच्छा, ये जो फोसल्स हैं इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक्चुअली रिमेन्स हैं प्लांट के और एनिमल के, इनके वो पौधे, वो जानदार जो कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले पाए जाते थे, उनके जो रिमेन्स हैं, उनके जो बाकियात हैं, उनको हम फोसल कहते हैं। ये जो फोसल्स हैं ये एक्चुअली प्रिजर्व्ड हो गए रॉक्स के अंदर और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अंदर। रॉक्स जिससे बहुत सारी जो चट्टानें हैं ज़मीन के ऊपर, उनके अंदर हमें फोसल्स मिलते हैं। और इससे जियोलॉजिकल जो वर्ड है एक्चुअली इसका मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ, इनके ज़मीन से मुतालिक। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली कुदरती साख्तें हैं, कुदरती स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे हमारे पास पहाड़, इससे वादियाँ और रेत के टीले, ये सारे हमारे पास आएंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अंदर। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को बनने में, इनके जो पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। तो इससे लाखों करोड़ों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के ऊपर पाए जाते थे, जो कि इनके अंदर दब गए, तो वो बाद में फोसल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो जो कि आज के दौर के अंदर हमें मिलते हैं। उल्टास फोसल की नेक्स्ट हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, जो कि साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपनी खुराक बना सकते हैं। तकरीबन ये जो साइनोबैक्टीरिया का फोसल है, ये अंदाज़ा लगाया गया कि 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, तो इनके ये इतना पुराना है। अच्छा, फोसल्स की जो स्टडी है, इनके एग्जामिनेशन ऑफ फोसल, एग्जामिनेशन का मतलब होता है फोसल की डिटेल से स्टडी। एग्जामिनेशन ऑफ फोसल से जो साइंसदान हैं वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो ऑर्गेनिज्म की है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है इनके, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं। एवोल्यूशन एक्चुअली क्या है? साइंसदान हमें कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया पे हैं वो एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से बने हैं, ठीक है। इनके इस दुनिया के ऊपर जितने भी जानदार हैं वो एक ही जानदार से बने हैं। तो वो जो जानदार है, इनके स्टार्ट वाले जो जानदार था, उसके अंदर टाइम गुजरने के साथ उससे दो मुख्तलिफ, इनके उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई और टाइम गुजरने के साथ उससे 2 डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म बन गए। जैसे टाइम मज़ीद गुजरा तो फिर उनसे आगे मज़ीद इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनते गए। इस तरह से टाइम गुजरता गया तो ऑर्गेनिज्म इस तरह से चेंज होते गए, इनके मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म आगे बनते गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोल्यूशन, मीन के जानदारों का इवाल्व होना, ठीक है। तो ये प्रोसेस जिसमें टाइम गुजरने के साथ साथ नए जानदार बने, तो इसको क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म ओवरऑल किस तरह से, किन तब्दीलियों के गुजरने के साथ साथ किस ऑर्गेनिज्म से कौन सा ऑर्गेनिज्म बना। तो ये हमारे पास एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म से किस तरह से कौन सा ऑर्गेनिज्म बना। तो जाहिर सी बात है जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं, इनके ये कंसिडर कर लें कि आज के दौर के अंदर पाए जाने वाले जानदार हैं। तो जो पुराने ऑर्गेनिज्म, इनके जो जिनसे ये वाले आज के दौर के अंदर पाए जाने वाले जानदार जिन ऑर्गेनिज्म से बने हैं, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब हमें फोसल मिलते हैं, कंसिडर करें कि एक हमें फोसल मिलता है जो कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म से मैच करता है, तो फिर उसको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, मीन के वो उसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। उससे नेक्स्ट हमें एक और फोसल मिलता है जो कि इससे मैच करता है, तो उसको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। उससे नेक्स्ट हमें मिलेगा तो उसको इस तरह से, मतलब कि जो फोसल हमें मिलते हैं ना, उनको फिर कंपेयर किया जाता है मौजूदा ऑर्गेनिज्म से, और फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो मौजूदा ऑर्गेनिज्म है वो मे भी इस फोसल से अराइज हुए हैं। तो इस तरह से जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारे पास वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ऑर्गेनिज्म की, के ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, तो वो फोसल की स्टडी से कंप्लीट हो जाती है। तो उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, इसी तरह से हमने एग्जाम्पल लिया डायनासोर की। डायनासोर का फोसल्स इस बात का सबूत है कि इस दुनिया में पुराने दौर के अंदर बड़े रेप्टाइल्स पाए जाते थे, ठीक हो गया, जो कि आज़ादाना इस दुनिया के ऊपर घूमते फिरते थे। तो इनके डायनासोर जो कि एक बड़ा रेप्टाइल था, तो उसमें फिर बाद में चेंजेस आई और फिर आज के दौर के रेप्टाइल बने। डायनासोर फोसल प्रोवाइड एविडेंस अब द जायंट रेप्टाइल। तो डायनासोर का जो फोसल है, ये जो जायंट बड़े रेप्टाइल हैं, उनका सबूत है दैट रोम, जो कि घूमते, रोम का मतलब होता है घूमते फिरते थे, अर्थ मिलियन ऑफ ईयर एगो, मतलब कि लाखों करोड़ों साल पहले इस दुनिया के ऊपर बड़े रेप्टाइल थे जो कि आज़ादाना फ्रीली इस दुनिया के ऊपर घूमते फिरते थे। इस तरह से नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो ये वर्ड है एक्चुअली ये 2 ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है टैक्सेस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, इनके तरतीब। उससे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नोमस, जिसका मतलब होता है लॉ और रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स। तो एक्चुअली टैक्सोनॉमी का मतलब हमारे पास ओवरऑल क्या बनेगा कि जानदारों को अरेंज करने के रूल्स, जानदारों को अरेंज करने के असूल। तो किस तरह से जानदारों को अरेंज करेंगे
या अरेंजमेंट का यहाँ पे हमारे पास मतलब क्या है? अरेंजमेंट का मतलब है ग्रुप बंदी करना, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के ऊपर हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में तकसीम करना ताकि उनको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, इजीली उनको स्टडी किया जा सके। डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो टैक्सोनॉमी है ये डील करती है जानदारों की क्लासिफिकेशन से, इनके जानदारों की दर्जाबंदी से, इनटू द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो जानदार सिमिलर होते हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं, और जो डिसिमिलर होते हैं तो जाहिर सी बात है उनका फिर एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा। तो इनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस के ऊपर जैसे बहुत सारे जो हमारे पास ग्रुप हमने बनाए हैं ऑर्गेनिज्म के, वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर बनाए हैं। जैसे प्लांट का एक अलग ग्रुप है और इस एनिमल का अलग ग्रुप है, फिर आगे एनिमल के अंदर मजीद आगे सब ग्रुप हैं। जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते हैं उनको एक साइड पर रखते हैं, जो उनसे मैच नहीं कर रहे होते तो उनका एक अलग ग्रुप बनाते हैं। मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की ये हेल्प करती है, कहाँ पे हेल्प करती है? ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में। मीन के ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जानदारों को इकट्ठा करना, जानदारों को ग्रुप बनाना, और इसी तरह से अंडरस्टैंड करना डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी का मतलब होता है ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ प्लांट हैं, जो मुख्तलिफ एनिमल हैं, उनकी वैराइटीज़, मीन के मुख्तलिफ अक़साम, उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। ज़मीन के ऊपर तकरीबन लाखों की तादाद के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, उनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम उनको ऑर्गेनाइज कर देंगे, मीन के ग्रुप बंदी कर देंगे उनकी, तो क्योंकि एक ग्रुप के अंदर हम सिमिलर ऑर्गेनिज्म रखते हैं, एक जैसे ऑर्गेनिज्म रखते हैं, तो एक ग्रुप का अगर हम एक मेंबर स्टडी करें तो मीन के हमने पूरा ग्रुप स्टडी कर लिया। तो इस तरह से जो तमाम ऑर्गेनिज्म है ग्रुप बना के उनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। और इसी तरह से आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो नई स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको मैच करते हैं मौजूदा ग्रुप के साथ, और फिर अगर वो जिस भी ग्रुप के साथ मैच कर रही हो उसको फिर उस ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है। और इसी तरह से स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में भी ये क्लासिफिकेशन जो है वो हेल्प करती है। अब एक्चुअली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम जानदारों के बिटवीन रिश्ता देखते हैं। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अंडरस्टैंड किया एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि जो दो जानदार हैं वो कौन से जानदार से बने हैं, ठीक है, उनके बिटवीन लिंक है कि नहीं है। तो जिस तरह से कंसिडर करें कि ये हमारे पास ह्यूमन है और ये चिंपैंजी है, वैसे ह्यूमन और चिंपैंजी में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जहाँ पे जानदारों के बिटवीन सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हों तो इसका मतलब ये होता है कि उनका रिलेशन है, उनका रिलेशन एक्चुअली क्या है कि उनका एंसेस्टर सेम है। जैसे कंसिडर करें कि चिंपैंजी है और ये ह्यूमन है, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन काफ़ी रिलेशन है, तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इनका जो पेरेंट है, इनके जो अबा अजदाद हैं वो सेम थे, इनके बिटवीन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन है वो ऑर्गेनाइज करने में और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, और जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट ब्रांच डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।